बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज का ये 40 से लेके 50 मिनट का महा एपिसोड स्पेशल वीडियो क्लास 9th का आपका जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है बच्चों, यानी कि एसएसटी का, हिंदी में जिसे हम सामाजिक विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आज का ये एक ही वन शॉट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, क्योंकि इस एक ही वन शॉट के अंदर एसएसटी की आपकी जितनी भी बुक्स हैं, ठीक है, टोटल आपकी 4 बुक्स हैं, है ना। तो इन सभी बुक्स के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है उनको देखने वाले हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन होंगे बच्चों जो कि ज्यादातर हर साल एग्जाम में रिपीट होते ही होते रहते हैं। ठीक है, 20 से लेके 25 आपको मैं ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि इन चारों ही बुक्स से इतने इंपॉर्टेंट है कि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनना ही बनना है। ठीक है, और बेस्ट पार्ट क्या है इस वीडियो का कि ये वीडियो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस सेशन में ज्वाइन हो चुके हैं, इस वीडियो में ज्वाइन हो चुके हैं, जल्दी से जल्दी इसको लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, चलिए बच्चों शुरुआत करेंगे आज के अपने इस स्पेशल वीडियो की। और हाँ बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बड़े गौर से सुनिए। ठीक है, देखो अभी आपका जो एसएसटी का एग्जाम होने वाला है, इसकी तैयारी के लिए ऑलरेडी हमने आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि टोटल 8 से लेके 9 सैंपल क्वेश्चन पेपर करवा दिए। जी हाँ बच्चों, 8 से 9 सैंपल पेपर, और एक 9वीं के बच्चे के लिए इतने सैंपल पेपर करना अपने आप में गर्व की बात है। लेकिन आपकी डिमांड आ रही थी बहुत ज़्यादा कि सर जी इन सभी सैंपल पेपर से आप हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन बता दो जो मोस्ट सिलेक्टेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहां से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है या फिर ये वाला क्वेश्चन जरूर से आ सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको मैं वैसे ही क्वेश्चन बताने वाला हूं, आप उनको टिक मार्क कर लेना। ठीक है, या फिर चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और कुछ क्वेश्चन को मैं समझाता हुआ भी चलूंगा जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, चलो पहले हिंदी में समझेंगे फिर इंग्लिश में। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा है, वर्षाय की संधि क्या थी और इसकी शर्तों को लिखिए, और ये भी बताइए कि वर्षाय की संधि आखिर द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्यों बनी। ठीक है, तो फटाफट से और जल्दी जल्दी समझेंगे। देखो बच्चों, वर्षाय की संधि क्या थी, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद जून 1919 में वर्षाय की संधि पे हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत जर्मनी के ऊपर जो मित्र राष्ट्र थे, ठीक है, मित्र राष्ट्र कौन से थे बच्चों, क्या नाम है, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और यूएसए। ठीक है, इसने कई अपमानजनक शर्तें इसके ऊपर थोपी। कौन कौन सी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए जो जर्मनी है इसको जिम्मेदार ठहराया गया, और साथ ही उसे 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। ठीक है, और जर्मनी के जितने भी उपनिवेश थे वो इन राष्ट्रों ने अपने आपस में बांट लिए, और जो आबादी थी, भूभाग था, लौह भंडार थे, कोयला भंडार थे, वो सब इन जीते हुए जो देश थे इन्होंने आपस में बांट लिए। ठीक है, जर्मनी को कमजोर करने के लिए उसकी सेना तक भंग कर दी इन्होंने, और जो निजी संसाधन वाला इनका रायलैंड था उस पे भी इन जीते हुए राष्ट्रों ने कब्जा कर लिया। ठीक है, इसके अलावा वर्षाय की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्यों बनी बच्चों, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जब अंत हुआ, ठीक है, तो जो मित्र शक्तियां थी ना उनका मन नहीं भरा अभी। ठीक है, कि वो अभी भी ना एक ऐसा युद्ध चाहते थे जिसके सी ना उनकी सारी आकांक्षाएं जो है वो पूरी हो जाए। ठीक है, हालांकि जर्मनी पे अपमानजनक शर्तें भी थोप दी गई थी, लेकिन फिर भी राष्ट्र की आशाएं पूरी नहीं हो पा रही थी। ठीक है, जुर्माना वगैरह लगा दिया गया था। दैट्स वाई कि जर्मनी की जनता भी विरोध कर रही थी, है ना, इसीलिए ये जो संधि थी वो कारण बनी किसका, वर्षाय उसका, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक सेकंड, इस क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में भी देख लो भाई, नहीं तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे बोलेंगे सर जी दिखाया ही नहीं। देखो, व्हाट वाज द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स एंड राइट द कंडीशंस, तो क्या है ये ट्रीटी। ठीक है, और जर्मनी पे कौन सी इसके तहत कंडीशन थोपी गई, और क्यों आखिर ये रीजन बनी सेकंड वर्ल्ड वॉर का, तो सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों, इसमें क्या पूछा गया है कि 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ के गई। बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम पहले ये समझते कि आखिर फ्रांसीसी क्रांति हुई क्यों थी। ठीक है, अभी आपको मैं बताता हूं। ठीक है, हाँ एक सेकेंड, फ्रांसीसी क्रांति, अच्छा ये छवियां हैं, ठीक है, ओके, ये जर्मनी में प्रसिद्ध विशेषाधिकार है, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो देखो बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति जो थी वो लोगों के लिए क्या विरासत छोड़ के गई थी बच्चों,
क्या विरासत छोड़ी थी उसने? एक तो लोगों के लिए स्वतंत्रता का विचार, ठीक है, समानता का सिद्धांत, ठीक है, ताकि सभी जो है कानून के समक्ष समान है, सभी को अधिकार मिलने चाहिए, स्त्रियों को भी अधिकारों की मांग की बात हुई, बंधुत्व की भावना, यानी कि इस क्रांति ने फ्रांस और अन्य देशों में एकता और सामूहिक संघर्ष की भावना को उत्पन्न किया था, ठीक है। इसके अलावा प्रजातांत्रिक विचार, यानी कि एक ऐसा समाज हो जहां पे जो प्रजातंत्र है इसका आरंभ होना चाहिए, सामंतवाद को खत्म करके, दास प्रथा खत्म हो, वर्ग भेद खत्म हो, समानता आ जाए एक तरीके से, ठीक है। सामंतवाद का अंत, ये आपको बता दिया मैंने अभी। तो इस तरीके से ये 5 इसके विरासत हैं, ठीक है। इंग्लिश में देखेंगे तो क्या लेगेसी है फ्रेंच रेवोल्यूशन की, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों। द आइडिया ऑफ फ्रीडम, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, द फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी एंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और 2 क्वेश्चन देख लेते हैं हिस्ट्री के, फिर आगे देखेंगे। क्वेश्चन जो हमारा सबसे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसको दिखाता हूँ पहले। ये वाला जो है ना, ये वाला हिटलर का उदय और इसके पतन को विस्तार से समझाइए। तो हिटलर का उदय और पतन आ जाता है पेपर में बच्चों कई बार। तो देखो बच्चों क्या है, सबसे पहले बताएंगे 1889 में ऑस्ट्रिया में हिटलर का जन्म हुआ था। शुरुआत में वो जर्मनी की सेना में शामिल हुआ और बहादुरी दिखाई उसने, तो उसे कुछ रिवॉर्ड भी मिले और ये प्रथम विश्व युद्ध में शामिल भी हुआ। धीरे धीरे करके ये एक नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, जर्मन वर्क्स पार्टी, इसका ये प्रमुख बन गया और बाद में यही पार्टी नाजी पार्टी के नाम से जानी गई। धीरे 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 करके इस पार्टी से निकलते हुए ये 30 जनवरी 1933 को हिटलर बन गया जर्मनी का चांसलर। क्या बन गया? जर्मनी का चांसलर। और फिर 28 फरवरी 1933 को विद इन मान लीजिए कि 29 से 30 दिनों के अंदर ही इसने एक अग्रिम अध्यादेश जारी किए, ठीक है। और इस अध्यादेश के जारी करते ही इसने अभिव्यक्ति, प्रेस और सभा करने की जो आज़ादी थी नागरिकों की, वो छीन ली, ठीक है, और एक लंबे समय तक निलंबित कर दिया। फिर 3 मार्च 1933 को 4-5 दिनों में ही इसने एक नया अधिनियम लाया। कौन सा? विशेष अधिकार अधिनियम, इनबोलिंग एक्ट। इसके तहत संसद को इसने जो है हटा दिया, ठीक है, संसद को हटा दिया। अब इसने कहा कि मैं अध्यादेशों के माध्यम से जो है शासन करूंगा। इस प्रकार जर्मनी में तानाशाही की स्थापना हो गई और 1930 में लीग ऑफ नेशंस से जर्मनी को बाहर कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा 1936 में राइलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया गया। इसने एक वो चलाया था नारा, एक जन एक साम्राज्य एक नेता। ये नारा ऐसा था कि हिटलर ने इसके तहत 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया, ठीक है। और सितंबर 1939 में पोलैंड पे हमला बोला और यहीं से शुरुआत हुई द्वितीय विश्व युद्ध की। और सितंबर 1940 में जर्मनी, इटली, जापान, इनके बीच में त्रिपक्षीय संधि हुई और ये देश ध्रुवीय शक्तियों के नाम से जाने गए। तो एमसीक्यू में आ सकता है बच्चों, याद कर लेना। मित्र राष्ट्रों में फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत यूनियन शामिल थे। हिटलर के द्वारा जून 1941 में सोवियत यूनियन पे हमला बोला गया और फाइनली 1945 मई में जर्मनी की हार हुई और हिटलर का पूरी तरीके से सफाया हो गया, ठीक है। तो हिटलर का पतन और उदय कुछ इस तरीके से हुआ, जो कि आई होप आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। अब इसी में हमारा क्वेश्चन क्या था बच्चों कि फरवरी क्रांति किसे कहते हैं और फरवरी क्रांति के कारण तथा परिणाम, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं ना, वो यहाँ से देख लीजिए, राइज एंड फॉल ऑफ हिटलर, ठीक है। तो हिटलर का जन्म, वो क्या नाम है, जन्म कैसे हुआ, हिटलर जो है कैसे उदित हुआ, है ना। जन्म इन द सेंस कि कैसे वो एक तरह से जर्मनी में उसका एक ऐसा छवि बनी, ठीक है, जो बहुत ही खतरनाक रही, और कैसे वो उसका पतन हुआ, सारी चीज़ें, ठीक। अब इसमें और दूसरा क्वेश्चन क्या था बच्चों हमारा, फरवरी क्रांति किसे कहते हैं, ठीक है। तो क्या थी ये क्रांति बच्चों? 1917 में मजदूरों के इलाके में पदार्थों की भारी कमी हो गई, ठीक है, कच्चे माल की। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उनको कुछ मिल नहीं पा रहा था, इसीलिए बहुत सारे प्रदर्शन की शुरुआत हो गई। अब इन विरोध प्रदर्शनों में सेना के सिपाही भी शामिल हो गए, ठीक है, सरकार का विरोध करने के लिए। तब परिस्थितियों को देखते हुए 2 मार्च 1917 को जार ने गद्दी छोड़ दी और एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इस प्रकार फरवरी क्रांति के द्वारा जार के निरंकुश शासन का अंत हुआ। क्या कारण थे फरवरी क्रांति के? तो प्रथम विश्व युद्ध जो था वो बहुत ही लंबा चल चुका था, ठीक है। रासपुतिन यानी कि एक सन्यासी का वहां पे प्रभाव देखा गया। असंख्य रूसी सैनिकों की मौत हुई, ठीक है, तकरीबन 40 से 50 लाख। सैनिकों का मनोबल गिरा, शरणार्थियों की समस्या बढ़ गई, ठीक है, खाद्यान्न की कमी हो गई, उद्योग जो थे वो बंद हो गए, इस तरह से।
फिर क्या प्रभाव हुए फरवरी क्रांति के? तो रूस में जारशाही खत्म हो गई, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिला सबको, और इसी पे संविधान सभा बनाई गई, और अंतिम सरकार में सोवियत और ड्यूमा नेता जो थे उनकी शिरकत हुई इस तरीके से। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट है? चलो अच्छा एक सेकेंड, इसका इंग्लिश मीडियम भी तो दिखा दूं आपको। हाँ देखो, जो फेब्रवरी रेवोल्यूशन है वो क्या था, इसके कॉज क्या क्या है बच्चों फेब्रवरी रेवोल्यूशन के, और इसके जो इफेक्ट्स हैं वो क्या क्या थे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सहकारी समिति की भूमिका की व्याख्या करें। तो जो सहकारी समिति होती है ये किस तरीके की इसकी भूमिका होती है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में? तो ये जो समितियां होती हैं ना, ये गरीब लोगों को खाद्यान्न वितरण करती हैं, वो भी कम कीमत की दुकानें खोलती हैं वितरण करने के लिए। ठीक है, दुकानें खोलती हैं कम कीमत की। यह समाज के सभी वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करती हैं। कम उपजाऊ भूमि को, ऐसे क्षेत्र जो होते हैं ना वहाँ पे ये कदम उठाती है उनको और अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, अनाज बैंक की ये सहकारी समितियों का हस्तक्षेप के कारण ही स्थापना हो पाई है, सीपीना नहीं स्थापना हो पाई है। ठीक है, वे ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रमों और कौशल विकास में मदद करते हैं। कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं इसकी। ओके, फिर बच्चों हमारी शिक्षा में क्या क्या सुधार हुए हैं? तो जो प्राथमिक शिक्षा है बच्चों इसमें क्या क्या सुधार हुए हैं? तो एक टाइम पे जहाँ प्राथमिक विद्यालय बहुत कम थे, 2019-20 के दौरान तकरीबन 8 लाख के आसपास विद्यालय खोले गए। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान आया, सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लौटो शिविर आया, मिड डे मील योजना आई। ठीक है, जिससे कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो थे वो एजुकेशन में और आने लगे। फिर उच्च शिक्षा में प्रगति हुई, हायर एजुकेशन में प्रगति हुई। कैसे क्या हुआ सारी चीज़ें देख सकते हैं। कुछ चुनौतियां भी सामने आई थी, है ना। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको मैंने पढ़ाई हुई हैं। ठीक है, अब एक आधे क्वेश्चन वैसे देख लेते हैं जो हमारे वो होंगे। ठीक है, हाँ बच्चों ये छोटा क्वेश्चन देखो एक बार। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग तथा गुजरात के पश्चिमी भाग के मध्य सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर क्यों है बच्चों? 2 घंटे का अंतर क्यों है? क्योंकि देखो भारत का जो पूर्वी देशांतर है अरुणाचल प्रदेश का वो है 97। ठीक है, जबकि गुजरात का पश्चिमी देशांतर कितना है? 68 है। तो इसीलिए देशांतर कितना डिफरेंस है? 30। तो इसीलिए 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट लगता है। दैट्स वाई 4 × 30 = 30 मिनट, यानी कि 2 घंटे का समय उसे लगता है। इसीलिए 2 घंटे का अंतर होता है। इसीलिए तो हमें मानक माध्याह्न की जरूरत पड़ती है, मानक समय की, है ना। दैट्स वाई। तो ऑप्शन मतलब इस तरीके से देख लेंगे। ठीक है, और हाँ ठीक है, ये देखो बच्चों 3 नंबर का क्वेश्चन है कि फ्रांस में जैकोबियन क्लब का उदय किस प्रकार से हुआ था, इसका वर्णन कीजिए। तो फ्रांस में जैकोबियन क्लब का उदय कैसे हुआ था बच्चों? देखो जब क्रांति हुई तो इस युद्ध ने लोगों का भी नुकसान किया और देश फ्रांस को जो है आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। यहाँ पे बहुत सारे राजनीतिक क्लब हुआ करते थे। ठीक है, बहुत सारे राजनीतिक क्लब हुआ करते थे। उसमें से सबसे एक पावरफुल एक क्लब था जिसका नाम था जैकोबियन। ठीक है, जैकोबियन क्लब। अब ये क्लब इसलिए ज़्यादा फेमस था, ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि इसमें समाज का हर एक छोटा सदस्य, हर एक मुख्य सदस्य भी शामिल था। शानदार मोची, नौकर, दिहाड़ी मजदूर सब शामिल थे। इनके नेता का नाम था मैक्समिलियन रोबेस्पियर, जिन्होंने लाल टोपी और घुटने के बिना पतलून और गोदी के मजदूर द्वारा पहना था, कुछ ऐसा था। ठीक है, ये पहनते थे बेसिकली। और ये सब खुद को धनी वर्ग और कुलीन वर्ग से अलग दिखाने के लिए, निम्न वर्ग और एकजुटता दिखाने के लिए ऐसा करते थे। ठीक है, लाल टोपी और ये जो घुटने तक जो वो पहनते थे ना, वो चीज़ है। ठीक है, तो ऐसे फ्रांस में जैकोबियन क्लब का उदय हुआ था। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार देख लेंगे तो अनुच्छेद जो 23 है, इसमें मानव के खरीदने पे रोक लगाना है। ठीक है, जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता है। 24 की बात करेंगे तो बाल मजदूरी, इस पे रोक लगा दी गई है। 14 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी खतरनाक काम में आप काम नहीं करवा सकते हो, खदान वगैरह में, है ना। ये चीज़ें हैं। तो हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन थे ना, उसको दिखाता हूँ एक बार। हाँ, एक चीज़ और, ये वाला क्वेश्चन देखो इकोनॉमिक्स का। देश में उपस्थित किन्हीं 3 अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों की व्याख्या करो। एक तो प्राथमिक क्षेत्र जो प्रकृति से जुड़ी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि कृषि करना, वानिकी करना, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन वगैरह, ये प्राकृतिक से संबंधित है। द्वितीयक क्षेत्र जिसमें खुदाई वगैरह हो या विनिर्माण हो। तो प्राथमिक क्षेत्र की जो वस्तु होती है, मान लेते हैं जैसे गन्ना है, तो उसको अन्य रूप में परिवर्तित करना, चीनी के रूप में या फिर अन्य रूप में। तो जैसे गन्ने से चीनी है, कपास से सूत में बदलना, तो ये क्या द्वितीय सेक्टर में आ जाएगा। तृतीय क्षेत्र की सेवाओं की बात कर लें तो इस क्षेत्र में
क्रियाकलाप के फलस्वरूप जो वस्तुएं होती हैं, जो सेवाएं होती हैं, इसका उत्पन्न होता है। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में सहायक व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, हाँ ये वाला क्वेश्चन आपको बताना था, वही तो मैं देखूं। ये देखो देखो देखो, अभी जो क्वेश्चन ढूंढ रहा था ना मैं, फ्रांसीसी क्रांति के कारण, पहले ये देख लो फिर आगे देखेंगे। देखो बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति के ना कई कारण थे। एक तो था सामाजिक कारण, कि जो समाज है वो डिवीजन था, तीन स्टेट थे वहां पे, है ना, तीन स्टेट यानी कि तीन वर्गों में बटा हुआ था, जिसमें से सबसे निचले वर्ग के जो लोग थे ना, तृतीय स्टेट वाले, उन्हीं को सारा कर देना पड़ता था, उनकी कमाई भी कुछ नहीं थी बिल्कुल, है ना। जन्म के आधार पे विशेष अधिकार लोगों को मिलता था, आपका जन्म जिस वर्ग में हो गया, जिस स्टेट में हो गया, बस आपको उसी के हिसाब से कर्म करना पड़ेगा। राजनीतिक कारण थे कि शासक जो था वहाँ का कमजोर था, जब लुई 16वें ने शासन की गद्दी संभाली तो बहुत ही ज़्यादा खाली था, कमजोर भी था, आर्थिक स्थिति खराब थी, खजाना खाली था। आर्थिक कारण की बात कर लेंगे तो खाली राजकोष, राजकोष खाली है तो कर्जा बढ़ा, कर्जा लिया इसने विकास के लिए, और एक फसल खराब हो गई, फसल खराब हुई तो भोजन नहीं मिला, भोजन नहीं मिला तो कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, ये सारी चीज़ें और ज़्यादा फैलने लगी। फिर तात्कालिक कारण, तो 1789 में कर बढ़ाने का प्रस्ताव तथा एस्टेट जनरल की बैठक में स्टेट के आधार पर मतदान करना, ये चीज़ हो गई, है ना। फिर दार्शनिकों का योगदान था कि लोगों पर दार्शनिकों के विचार जो थे इसका भी प्रभाव पड़ा। जन्म के आधार पे विशेष अधिकार के अंत की कल्पना की जाने लगी थी। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ऐसे आधारित जो मॉडल थे इसकी प्रस्तुति हुई। इन सभी रीजन ने एक साथ मिलकर फ्रांसीसी क्रांति कर डाली। ठीक है, तो क्यों हुई थी बच्चों फ्रांसीसी क्रांति, आप समझ गए ना अच्छे तरीके से। तो कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है बच्चों, आप यहां से पढ़ सकते हैं इजीली। ओके, चलो आगे देखेंगे। तो अब इसी में हमारा जो पहला वाला क्वेश्चन था वो देख लीजिए, वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या समस्या थी, कोई 5 लिखिए। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो इसकी स्थापना की बात आ जाएगी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो साम्राज्यवादी जर्मनी थी इसकी हार हुई, और केजर विलियम कहाँ भाग गए, हॉलैंड भाग गए, और इसी स्थिति का फायदा उठाकर यहाँ का एक संसदीय दल था वाइमर, उसने क्या नाम है, एक संसद दल था, उसने वाइमर में मिलकर नवंबर 1918 में वाइमर गणराज्य की स्थापना कर दी। ठीक है, अब ये जो वाइमर गणराज्य था इसको जर्मनी मूल लोगों ने स्वीकार नहीं किया। क्यों, उनका मानना ये था ये वाइमर गणराज्य मित्र राष्ट्रों ने, जिसने उन्हें हराया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उन्होंने हमारे ऊपर थोपा है। ठीक है, और आर्थिक संकट, युद्ध के लिए भारी ऋण लिया गया था। ठीक है, तो इसीलिए उसका हर्जाना देना, इसीलिए देश ये आर्थिक संकट के रूप से दौर से गुजरने लगा। संसाधनों की कमी हो गई थी, क्योंकि सोने के भंडारों में कमी आ गई थी युद्ध की वजह से, अन्य संसाधन भी दिक्कत हो रहे थे, इसीलिए ये आर्थिक संकट से जूझ रहा था। पड़ोसी देशों के साथ में इसके विरोध थे। जर्मनी के दूर क्षेत्र के कोयला भंडारों पर भी कब्जा कर लिया गया था, जिससे और परेशानी बढ़ गई। देश में भूखमरी, महंगाई, निराशा का माहौल बढ़ गया था, और बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, है ना। इसी वजह से जो वाइमर गणराज्य है वो अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाया था, और जल्दी ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर हो गया था। ठीक है, तो देख लीजिए बच्चों, प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ी वाइमर गणराज्य को। देखो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है एग्जाम होने में, ठीक है, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, इसलिए मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बस आप एक बार ना नज़र मार लो इन क्वेश्चन पे, कि इन क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये वाला है कि क्या आप ये मानते हो कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है। तो हाँ भाई, ये बात मैं मानता हूँ कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया है। क्यों, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति सबसे पहली क्रांति थी। ठीक है, अब इस क्रांति के तहत गेहूं और चावल की जो उत्पादन में वृद्धि थी ये बहुत ज़्यादा हुई, जिसके तहत पंजाब, हरियाणा यहाँ पे अनाज उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ, है ना। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश यहाँ पे भी, जहाँ हम लोग पहले गेहूं का, अनाज का अकाल के समय आयात करते थे, अपने देश में मंगाते थे, अब हम क्या करने लगे, निर्यात करने लगे। तो आयात पे निर्भरता खत्म हो गई। निर्यात का मतलब होता है अपने सामान को दूसरे देश में भेजना। ठीक है, तो अब हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन चुके थे। ओके, अब इसी को इंग्लिश में देख लेंगे बच्चों। ये रहा आपका कि डू यू बिलीव दैट द ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स। तो हाँ, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। न्यू स्ट्रेटेजी, इंक्रीज वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाएंगी और इजीली आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और फिर जो पॉवर्टी है उसको ख़त्म करने के लिए इंडिया ने कौन कौन से जो ऑब्जेक्टिव चलाए हैं उसकी स्ट्रेटेजी को बताओ। तो एक तो है प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ,
ठीक है। सेकंड, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स कौन से हैं बच्चों? ये एमसीक्यू में आ सकता है कि इसकी डेट्स बताओ, इसकी डेट क्या है, इसकी डेट क्या है, ऐसे करके तो पढ़ लेना इसको ढंग से। और देखेंगे इसको हिंदी में एक बार। हाँ, निर्धनता उन्मूलन की भारत की विकास रणनीति का प्रमुख उद्देश्य है। सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी राजनीति मोटे तौर पे 2 कारकों और कार्यक्रमों पर आधारित है। वर्णन कीजिए। तो कैसे वर्णन करेंगे बच्चों? देखो, एक तो आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन कैसे दिया ये बता देंगे आप, ठीक है। और फिर लक्षित निरोधी कार्यक्रम ये बता देंगे इस तरीके से, है ना। तो ये डेट याद कर लेना कि कौन सा कब आया था, ठीक है, कौन सी योजना कब आई थी, क्योंकि यहां से एमसीक्यू बन जाएगा आपका। ओके, चलो अब हम और एक आधा और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन जरूरी है बच्चों। गंगा नदी तंत्र की विशेषताएं जो है इसके बारे में बताओ, और ये अन्य तंत्र से अलग क्यों है बच्चों? तो गंगा नदी की गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है, तकरीबन 2525 किलोमीटर, ठीक है। वैसे यहाँ पे 25,000 लिखा है, लेकिन 2525 भी है, ठीक है। एक सेकेंड, 2525 इस तरीके से, ठीक है। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है, और अलकनंदा उत्तराखंड देवप्रयाग में से मिलती है, तब जाके ये गंगा बनती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ये 2 चीज़ें भूल जाना, ये 3 चीज़ें बेसिकली, ये इसकी विशेषता नहीं है। यमुना, घग्गरा, गंडक, कोशी गंगा की हिमालय की सहायक नदियां हैं, जबकि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ठीक है। गंगा पूर्वी दिशा में जो है जाती हुई फिर 2 भागों में बढ़ जाती है। भागीरथी हुगली जो बंगाल से होती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दूसरी शाखा बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है। गंगा नदी तंत्र उत्तर के विशाल मैदान के बहुत बड़े भाग को सींचता है। कुछ इस तरीके से आप ये बातें लिखेंगे। ओके, फिर बच्चों भारत में जो मानसूनी वर्षा होती है इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं बच्चों? तो भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा की पहली विशेषता है वर्षा का समय और मात्रा, ठीक है, मानसूनी पवनों से प्रभावित होता है। असमान वितरण, वर्षा जो है हर जगह पे एक समान नहीं होती है। अनिश्चितता, वर्षा कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है। अनिश्चित है, कितनी होगी कितनी नहीं कोई कुछ नहीं कह सकता। मूसलाधार वर्षा, कई बार ऐसा होता है कि जो वर्षा है ना वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, और इससे क्या होता है कि बाढ़ भी आ जाती है। और कई बार कम होती है तो सूखा पड़ जाता है, जैसे शुष्क अंतराल में, है ना, छोटे छोटे टाइम पीरियड में वर्षा होना। वर्षा में विराम, लंबे समय तक वर्षा का ना होना, इस तरह से, ठीक है। अब इन्हीं क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लीजिए बच्चों कि गंगा रिवर ड्रेनेज सिस्टम की विशेषताएं क्या है। बस इसमें से ये 3 पॉइंट हटा देना, CDEF, ठीक है, बाकी सेम है। फिर मॉनसून रेनफॉल इन इंडिया, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? टाइम एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, अनसर्टेनिटी, ठीक है, और टोरेंशियल रेनफॉल, ड्राई गैप, पॉज इन रेन, इस तरीके से। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? ठीक है, तो क्या कदम उठाए गए बच्चों? चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को ठीक किया जाता है। सरकारी मशीनरी, सरकारी जो लोग हैं इनका दुरुपयोग ना किया जा सके उस पर नियंत्रण रखा जाता है। मतदाताओं के लिए पहचान पत्र बनाए जाते हैं। चुनाव याचिका जल्दी निपटारा की जाती है। चुनाव में धन बल के प्रयोग की जांच की जाती है। ठीक है, जो चुनाव आचार संहिता है उसका ढंग से पालन करवाया जाता है। ये चीज़ें हैं। फिर लोकतंत्र क्या है और विश्व के कुछ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं का उदाहरण दीजिए। तो लोकतंत्र क्या होता है बच्चों? शासन का एक ऐसा रूप जिसमें जनता शासकों को चुनती है, ठीक है, उसको बोलते हैं। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोगों के लिए, लोगों की ओर, लोगों के द्वारा शासन चलाने वाली व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। अब जैसे कुछ ऐसे देश हैं जो अलोकतांत्रिक हैं, जैसे कि मैक्सिको है, वहाँ पे PRI पार्टी का ही शासन है केवल और केवल। ठीक है, सऊदी अरेबिया में भी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, 2015 में जाके मिला है। चाइना में केवल एक ही पार्टी जो है हमेशा जीतती है, वो कि कम्युनिस्ट पार्टी। पाकिस्तान में कभी सैनिक आते हैं, कभी लोकतंत्र, कभी सैनिक, कभी लोकतंत्र। जिम्बाब्वे में भी एक ही पार्टी चलती है, जानू PF पार्टी, इस तरीके से, जिनके नेता रॉबर्ट मुगाबे लगातार यहाँ पे शासन करते हुए आ रहे हैं, है ना। तो ऐसी बातें हैं बच्चों। ओके, सेम इंग्लिश मीडियम में देखेंगे सारे क्वेश्चन। व्हाट स्टेप हैव बीन टेकन टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस? तो ये स्टेप्स लिए गए हैं बच्चों। देन व्हाट इज डेमोक्रेसी? गिव एग्जांपल ऑफ सम अनडेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। तो डेमोक्रेसी क्या होती है और इसके कुछ अनडेमोक्रेटिक सिस्टम गवर्नेंस के क्या है वर्ल्ड में, वो भी आप देख सकते हैं इसीलिए। ठीक है बच्चों, चलो ये वाला हो गया।
अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे। हाँ बहुत अच्छे। जो मानसूनी भारत है, मानसूनी भारत में विभिन्न राज्यों में जो मानसून है ये एक जैसा नहीं रहता है। दैट मीन्स भारत के हर एक राज्य में जो मानसून है ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ठीक है, तो इस मामले में भारतीय मानसून वर्षा की विशेषता बताओ। तो भारतीय मानसून वर्षा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, आप सारी बातें यहाँ से पढ़ सकते हैं इजीली। ठीक है, हमें एक छोटा सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, पूरब की ओर बहने वाली नदियां और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। तो पूरब की ओर बहने वाली नदियों के नाम है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना। और पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा, तापी, ये हैं। पूरब की ओर बहने वाली नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती हैं। इनका अबुहा तंत्र विकसित होता है, बड़ा होता है। ये नदियां पूर्वी तट पर बड़े डेल्टा बनाती हैं, लेकिन ये गहरी नहीं होते। वहीं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा, तापी हैं। ये नदियां अरब सागर में गिरती हैं। ये ज्वारनदमुख होती हैं। इनका अबुहा तंत्र विकसित नहीं होता है। इनकी छोटी छोटी सहायक नदियां होती हैं। ये डेल्टा नहीं बनाती, लेकिन ये गर्त से होके गुजरती हैं, मतलब ये ज़्यादा गहरी होती हैं। ठीक है, तो जो पूरब की ओर बहने वाली नदियों की विशेषता है वही इसकी नहीं हो जाएगा एक तरीके से, है ना। चलो सेम इंग्लिश में देख लेंगे। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी होती हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी होती हैं, इस तरह से। ठीक है जी, सर आ गया समझ, वेरी गुड। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि गरीबों की स्थिति को अच्छा बनाने और निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा कई सारे रोजगार कार्यक्रम तथा अधिनियम लागू किए गए, वर्णन कीजिए। सही बात है भाई, बहुत सारे अधिनियम और जो रोजगार कार्यक्रम लागू किए गए, जैसे कि सबसे पहला था बच्चों प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1933 में आई, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र और जो छोटे शहर थे यहाँ पे शिक्षित बेरोजगार जो युवा थे उनको रोजगार दिए गए। ग्रामीण रोजगार सृजन योजना, गांव में रोजगार के अवसर दिलाना लोगों को। ठीक है, और स्वर्ण जयंती ग्रामोदय योजना। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में आई थी, है ना। तो इन सभी की क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसको याद करके जाना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना अधिनियम 2005, इस योजना के तहत ये कहा गया कि गांव के लोगों को जो भी ये कार्ड बनवा लेगा तो उसे एक वर्ष में कम से कम 100 दिनों तक रोजगार की गारंटी मिलेगी। अगर नहीं मिलता रोजगार उसे तो उसे उसका बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा 100 दिनों का पूरे साल भर में। ठीक है, 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए भी इन मामलों में सुरक्षित है। ठीक है, भारत में जो निर्धनता है वो हर एक राज्य में अलग अलग है। ऐसा क्यों है, ऐसा कई कारण है। औपनिवेशिक जो लोग थे यानी कि ब्रिटिशर्स जो थे अंग्रेज, इनकी नीतियों का प्रभाव है। भारतीय सरकार की असफलताएं भी इसमें शामिल हैं। कृषि क्षेत्र का असमान वितरण है, कहीं पे सिंचाई है अच्छी तो हरित क्रांति की वजह से रोजगार वहाँ ज़्यादा मिले, और कहीं ऐसा नहीं है तो वहाँ पे रोजगार खत्म हो गए। शहरी निर्धनता, कुछ लोगों में जो शहर हैं वहाँ पे भी बेरोजगारी फैली हुई है। ऋणग्रस्तता और निर्धनता है ना। और आय का असमान वितरण हो गया, राज्य व निर्धनता आंकड़े हो गए, इस तरीके से है। ओके बच्चों, चलो बाकी का और जो छोटे छोटे पॉइंट हैं यहाँ पे आप देख लीजिए बच्चों। प्रधानमंत्री जो रोजगार योजना है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, स्वर्ण जयंती ग्रामोदय योजना, इस तरीके से सारी बातें लिखी हुई हैं। ओके चलो, और क्वेश्चन क्या है, समानता के अधिकार के अनुच्छेद को जो अनुच्छेद है इसको उदाहरण से समझाइए। तो समानता का जो अधिकार है कौन सी किस में है, अनुच्छेद 14 में है, 15 में है, 16 में है, 17 में, 18 में। अब किस में क्या क्या कहा गया तो ये सुन लो। अनुच्छेद 14 में कहा गया कि कानून के समक्ष सभी समान हैं, कानून से बड़ा कोई नहीं है और सभी समान है, कोई भेदभाव नहीं। अनुच्छेद 15 कहता है कि सरकार के द्वारा व्यक्तियों से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में सभी व्यक्तियों को सरकारी रोजगारों में समान अवसर मिलेगा अगर योग्यता रखते हैं तो। अनुच्छेद 17 में छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता का अंत किया गया। अनुच्छेद 18 में उपाधियों को अंत कर दिया गया, सेना और एजुकेशन संबंधी छोड़ के बाकी सभी उपाधियों को बंद कर दिया गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 राइट टू इक्वालिटी। फिर हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एक्सप्लेन इन डिटेल। तो ये भी देख सकते हैं बच्चों, ऑलरेडी आपको मैंने करवा रखा है और बहुत अच्छे तरीके से करवाया हुआ है। ठीक है, चलिए अब और कुछ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जैसे कि लुईस सोलवे कौन था और इसके राज्य क्या नाम है, जब ये राज्य सिंहासन इसने संभाला। ठीक है, राज्य आरोहण, इसके समय जो खजाना था वो खाली क्यों था बच्चों। तो देखो
लुई सोलवे कौन था? ये है फ्रांस के पूर्वी राजवंश का राजा था। 1774 में इसने फ्रांस की राजगद्दी संभाली। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंटोनेस से हुआ। राज्य आरोहण के समय उसका राजकोष खाली था, जिसके कई कारण थे, जैसे कि लंबे युद्ध के कारण वित्तीय संसाधन फ्रांस के नष्ट हो चुके थे, पूर्वी राजाओं की शान और शौकत और फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा थी, और खुद ये और इनकी महारानी एंटोनेट बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करते थे। अमेरिका स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की सहायता करी, जिससे कि इसका बहुत खर्चा हुआ। जनसंख्या बढ़ी थी और जीविका का संकट सामने आ गया था। तो ऐसी बातें यहाँ पे निकल कर आती हैं बच्चों, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को देख लेंगे बच्चों पहले इंग्लिश में, ताकि कोई दिक्कत ना रहे। लुई सोलवे कौन थे और क्या नाम है, ये रहे जो शासन था, जो राज शासन क्या बोलते हैं, खजाना था, वो खाली क्यों था, उसके ये रीजंस हैं, ठीक है। पढ़ सकते हो इजीली। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलो आगे देखेंगे। तो अब है बच्चों की फरवरी क्रांति क्या थी, फरवरी क्रांति की घटनाएं और फरवरी क्रांति के परिणाम। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखो बच्चों, सन 1917 की फरवरी में, एक सेकंड, ये शायद बता तो दिया मैंने आपको अभी। हाँ, घटनाएं नहीं बताई थी शायद, ठीक है, घटनाएं नहीं बताई थी ना। हाँ, घटनाएं सुन लो एक बार। घटनाएं क्या हैं कि फरवरी में मजदूर के इलाकों में खाद्य पदार्थों की भारी कमी होने लगी, इसकी वजह से ये की गई। 22 फरवरी को एक फैक्ट्री में तालाबंदी कर दी गई, फिर साथ ही साथ अन्य और 50 फैक्ट्रियों में तालाबंदी कर दी गई। हड़ताली मजदूरों के द्वारा सरकारी इमारतों को घेर लिया गया। राजा ने कर्फ्यू लगवा दिया। 25 फरवरी को डीएमओ को बर्खास्त कर दिया गया और 27 फरवरी को प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों पर अपने कब्जे कर लिए। सिपाही एवं मजदूरों के संगठन सोवियत ये बने। सैनिक कमांडर की सलाह पे जार को गद्दी छोड़नी पड़ी कब? 2 मार्च 1917 को, ठीक है। और ये इसके प्रभाव थे कि रूस में जारशाही समाप्त हो गई, मत के माध्यम से संविधान सभा का चुनाव हुआ। अंतिम सरकार सोवियत संघ और मतलब अंतिम सरकार में सोवियत और ड्यूमा नेताओं की शिरकत हुई, इस तरीके से, ठीक है। चलो अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लीजिए बच्चों। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन है क्या, ठीक है, और फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के इवेंट्स क्या क्या हुए, ठीक है, एंड देन फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इफेक्ट क्या था, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। ओके, कोई डाउट नहीं। चलो और क्वेश्चन होंगे अभी हमारे यहाँ पे। किन्हीं 5 मुख्य विशेषताओं के द्वारा गोदावरी नदी महातंत्र की अपोहा तंत्र की मूल्यांकन करना है आपको। तो गोदावरी नदी अपोहा तंत्र के बारे में ये सारी बातें लिखी हुई हैं बच्चों, आप यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मैं बता रहा हूँ। और गोदावरी नदी तंत्र के बारे में आप यहाँ से पढ़ लीजिए जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा ये तो मैंने आपको भी बता ही दिया था। अब इसमें और कौन सा क्वेश्चन है ये देख लेते हैं एक बार। ये हो गया था, ठीक है, ये भी हो गया था, ठीक है, ये भी हो गया है हमारा। हाँ ये सुनो, लोकतंत्र का पक्ष यानी कि समर्थन और लोकतंत्र के खिलाफ यानी कि विपक्ष, इसमें तर्क लिखने हैं। तो देखो बच्चों, लोकतंत्र के पक्ष में क्या होता है कि शासन को अधिक जवाबदेह बनाना, यानी कि जो शासन होता है ना, जैसे हम पे जो शासन करते हैं वो अधिक जवाबदेह होते हैं। शासक लोगों की ज़रूरतों पे ध्यान देते हैं, बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ती है और गलती की गुंजाइश कम होती है। नागरिकों का सम्मान बढ़ता है, समाज में उत्पन्न मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, जनता व शासकों की गलतियों के सुधार के अवसर भी प्रदान करता है। लेकिन सेम इसी के उलट होता है अलोकतंत्र में, ठीक है, यानी कि जो लोकतंत्र के खिलाफ में पक्ष होते हैं, ठीक है। देखो अलोकतंत्र नहीं बोलेंगे इसे हम लोकतंत्र का दूसरा पार्ट बोलेंगे। जो लोग ये बोलते हैं ना कि लोकतंत्र अच्छा नहीं है, उनका मानना क्या है? उनका मानना ये कि इसमें ना बार बार नेता बदले जाते हैं, जिसकी वजह से समाज में अस्थिरता आती है, राजनीति में अस्थिरता आती है। चुने हुए नेताओं को लोगों का हित पता ना होने से गलत फैसले लेते हैं, क्योंकि देखो 10 लाख लोगों पे एक नेता चुना जाता है, तो उस एक नेता को 10 लाख लोगों के हित का तो पता होगा नहीं, तो ये ऐसा मानते हैं कि भाई ये तो गलत बात होती है। फिर निरंतर विचार विमर्श के कारण फैसले में देरी, क्योंकि संसद में बहुत सारे लोग होते हैं, 545-43 होते हैं, तो वो किसी भी बात पे विधेयक पे विचार करते हैं, तो उसमें टाइम बर्बाद होता है, ठीक है। चुनावी प्रतिस्पर्धा के कारण भ्रष्टाचार की संभावना, क्योंकि देखो चुनाव होता है तो धांधलीबाजी तो पक्का है, भ्रष्टाचारी तो पक्का है, ठीक है। तो ये कहते हैं भाई चुनाव के दौरान ऐसा होगा तो दिक्कत तो बढ़ेगी। चुनावी प्रक्रिया बहुत महंगी होती है, भाई चुनाव करवाना कोई हलवा का खेल नहीं होता किसी भी देश में, बहुत सारा पैसा लगता है इस मामले में, है ना। सामान्य लोगों को सरकार चुनने का फैसला लेने में कठिनाई भी होती है,
है ना, क्योंकि भाई हमें तो पता ही नहीं है कि कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है, इसीलिए। ओके, अब वहीं एक क्वेश्चन ये बनेगा इसी से कि भारतीय चुनाव आयोग के सामने चुनौतियां क्या क्या आती हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो उम्मीदवार होते हैं वो पैसा लेके जो है वोट खरीद लेते हैं, या फिर पार्टी के द्वारा गलत तरीके से जो वोट हैं वो खरीदे जाते हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवारों पर लगाम कसना, यानी कि ऐसे उम्मीदवार जो सीट जो है ना वो तब भी पा जाते हैं जब उन्हें वो अपराधी मामले में शामिल होते हैं तो भी, है ना। तो ऐसे की पता करो और उसकी जो क्या नाम है सीट है उसको हटा दो, उसको वहां से हटा दो, है ना। तो अधिक जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं या फिर जो किसी अन्य अपराध में लिप्त हैं उनको चुनाव ना लड़ने देना। पारिवारिक संबंधों की बुनियाद पर टिकट मिलने पर रोकथाम। होता है ना कि इस परिवार के हर व्यक्ति को टिकट मिलेगा ही मिलेगा, है ना। जैसे कि मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, कोई भी एक पार्टी आप चुन लीजिए ABCD। तो आज जो है, ठीक है, आज के टाइम पे उसकी जैसे मान लेते हैं कोई भी है, माता है, तो पहले उसे सीट मिली, उसके बाद में वो चुनाव जीत गई या हार गई, फिर उसके बाद उसके बेटे को सीट मिली, ठीक है। अब वो बेटा 3-4 बाद चुनाव लड़ा, ठीक है, यानी कि 20-25 साल, उसका बेटा हुआ तो उससे सीट मिली। तो ये परिवार के आधार पर सीट ना मिलने को रोकना भी सीख ली। मतदाता को चुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प मिले, इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। और छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों की परेशानियों का निपटारा करना, तो ऐसी बातें हैं, ठीक है। अब जल्दी जल्दी से फटाफट से हम 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं। देखो बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति के साथ पहचानी वाली छवियां क्या हैं और यह किसका प्रतीक है। तो बच्चों देखो, फ्रांसीसी क्रांति से पहचानी जाने वाली छवियां, सबसे पहली है टूटी हुई जंजीर। क्या है? टूटी हुई जंजीर। छड़ों या फांसों का बंडल। त्रिभुज के भीतर की आंख प्रकाश बिखेरती है। राजदंड, ठीक है, राजदंड। सांप अपनी पूंछ काटकर अंगूठी बनाता है। लाल फ्रीजियन टोपी, ठीक है। नीला सफेद लाल, द विंग वुमेन, कानून पटल, ये सभी हैं। तो बच्चों ये क्या क्या दर्शाती हैं, इनको आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से इन्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहां से अगर क्वेश्चन बन गया तो समझो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर आता है ना तो आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हाँ, बना के अगर अपने ऐसे हिसाब से लिखा अपने आंसर की वो उसी पॉइंट से संबंधित है तो भी आंसर में भी मतलब नंबर में भी मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे लिखा है अगर वो लिख दिया तो समझ लो पक्के नंबर, ठीक है। और अरे कहाँ चला गया भाई, हाँ ये क्वेश्चन देखेंगे। पुलक ड्यूमा तथा स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो देखो बच्चों, कुलक का सामूहिकरण कैसे हुआ, ड्यूमा का सामूहिकरण कैसे हुआ, और फिर ये आता है स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम कैसा रहा, मतलब कैसे हुआ, इस तरीके से, ठीक है। सब कुछ लिखा हुआ है बच्चों, आप चाहें तो इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। द फॉलोइंग आर द इमेजेस आइडेंटिफाइड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ब्रोक चेन्स हो गई, बंडल ऑफ रोड्स हो गए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जैसे आप इजीली यहाँ से रीड आउट कर सकते हो, और ऑलरेडी मैंने आपको समझा भी दिया है, ठीक है। उसके बाद कुलक जो है इसका कलेक्टिविज्म कैसे हुआ, कलेक्टिवेशन कैसे हुआ, ड्यूमा की बात आ जाएगी, फिर स्टालिन की बात आ जाएगी, इस तरह से, ठीक है। उसके अलावा ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद का वर्णन करें। तो देखो बच्चों, प्रधानमंत्री जो है ये राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाले, राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री, एक सेकंड, सही है, राष्ट्रपति सही है, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है ना वो लोकसभा में जिसको बहुमत मिलता है, बहुमत मिलने वाली जो पार्टी होती है, फिर पार्टियों का गठबंधन का नेता यही चुनती है, ठीक है, उसे नियुक्त करती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करता है। मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री शामिल होते हैं। तो जैसे कैबिनेट मंत्री हो गए, ठीक है, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए, ये मंत्रिपरिषद का नाम होता है, ठीक है, जिसमें सारे मंत्री हमारे शामिल होते हैं, ठीक है। आगे समझ। अब इसी का अथवा देख लेंगे, समानता के अधिकार के बारे में बच्चों, ठीक है। और एक आधा ये है, हाँ ये जरूरी है बच्चों कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां जरूरी क्यों हैं। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां अभी से नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही जरूरी रही हैं, ठीक है। ये ताजे मीठे पानी का स्रोत होती हैं, जीवन के लिए आवश्यक हैं। जो नदियां होती हैं मृदा को उपजाऊ बनाने में सहायता करती हैं, कृषि में मदद करती हैं,
नदियों के किनारे बहुत ही प्राचीन सभ्यता भी बसती आई हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गई, मौर्य साम्राज्य वगैरह हो गए, है ना। बाद में शहरों में विकसित हुई। नदियां जल के बहाव को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। ये बाढ़ के समय पानी को नियंत्रित करने में रोकती हैं। शुष्क मौसम में नदियों का समान जल प्रवाह बनाए रखती हैं। नदियों के माध्यम से जल विद्युत उत्पादन होता है। नदियां आसपास के वातावरण को शांत रखती हैं और स्वस्थ रखती हैं, है ना। और भी एक आधे पॉइंट है इसके अलावा, देख सकते हैं आप। फिर है कि उत्तर पश्चिम भारतीय क्षेत्र तापमान के दृष्टिकोण से विशेष विविधता लिए हुए है, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा बच्चों देखो, टाइम ज़्यादा हो चुका है, 40 मिनट ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं। तो अब एक चीज़ है, क्या चीज़ है, देखो अभी ना कुछ क्वेश्चन हमारे बच रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए पार्ट 2 का वीडियो लेके आया जाए, ठीक है, जो कि कल सुबह आएगा, यानी कि कल सुबह दैट मीन्स कि 15 को, है ना। अगर आप चाहते हैं पार्ट 2 का वीडियो आए तो आप सभी बच्चे एक कमेंट करो। क्या कमेंट करना है आपको, लिखना है इस तरीके से, SST पार्ट, ठीक है, SST पार्ट 2 नीडेड, इस तरीके से लिखना है, नीडेड, ठीक है। SST पार्ट 2 नीडेड, और सर भी लिख देना, नहीं सर रहने दो भैया लिखना, ठीक है, इस तरीके से ये कमेंट करो जल्दी से जल्दी। अगर आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो जल्दी से जल्दी कमेंट करो, ठीक है, पार्ट 2 चाहिए तो। क्योंकि देखो अभी बहुत से क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए यहाँ पे रह जाएंगे, तो उसे आपको मैं पार्ट 2 की वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है, चिंता मत करो। क्योंकि अगर इसमें समझाऊंगा तो 2 घंटे लग जाएंगे कम से कम। तो पार्ट 2 के लिए जल्दी से जल्दी कमेंट करो, ओके। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं 2-4 और फिर इसको एंड करेंगे। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो भारत के जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं बच्चों? भारत के लिए अक्षांश हो गया, देशांतर है, समुद्र से दूरी है, महासागरीय धाराओं से होता है, पृथ्वी पर धरातल व स्थलीय एरिया होता है इसकी वजह से भी, और वायुदाब तथा पवन तंत्र, ये रीजन होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे। फिर हमारा जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है बच्चों? तो आओ एक बार फटाफट से देख लेते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट जो है ये दक्कन के पठार का पश्चिमी किनारा बनाते हैं, और ये पश्चिमी घाट के समानांतर एक सतत श्रृंखला बनाते हैं जिसे दर्रों से पार किया जाता है। इनकी ऊंचाई 900 से 1600 मीटर होती है, और ये उत्तर से दक्षिण की ओर बदलती है। सबसे बड़ा शिखर है अन्नाईमुडी, ठीक है। पूर्वी घाट की बात कर लेंगे तो ये दक्कन के पठार का पूर्वी किनारा बनाते हैं, और ये समानांतर असतत श्रृंखला है जिसे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने काट दिया है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। सबसे ऊंचा शिखर है महेंद्रगिरी जो कि 1501 मीटर है, इस तरीके से, ठीक है। सेम इंग्लिश में देख लेंगे बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं इफेक्ट करते हैं इंडिया की क्लाइमेट को, ठीक है। तो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशियन करेंट्स, अर्थ सरफेस और एंड टेरेस्ट्रियल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वाइंड सिस्टम। फिर वेस्टर्न घाट क्या क्या होते हैं बच्चों, और ईस्टर्न घाट की क्या विशेषताएं होती हैं, इजीली आप पढ़ सकते हो, है ना। अब है बच्चों, भारत में राष्ट्रपति की शक्ति और उसके कार्यों का वर्णन करो। तो भारत में राष्ट्रपति की कार्य शक्तियां क्या क्या होती हैं, ये देखो, सभी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। सभी प्रमुख फैसले भी और जो नियुक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति ही करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां समझौते राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है। किसी भी बिल को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर होता है ये। राष्ट्रपति की नियुक्ति प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं होती है, क्योंकि जिन्हें हम चुनते हैं यानी कि संसदीय सदस्य और राज्य की विधानसभा, ये राष्ट्रपति को चुनती है, ठीक है। तो ये इसके कार्य हैं, ये इसकी शक्तियां हैं। अब बच्चों, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत न्यायपालिका कई सारे रिट जारी करती है। उन रिटों के नाम हमें बताने हैं, और उससे पहले आप ये देख लीजिए कि फंक्शंस क्या है, पावर्स ऑफ फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो वो सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप यहां से इजीली पढ़ सकते हो, ओके। आशा करता हूं आपको ढंग से और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सेम इसी का अगला क्वेश्चन देख लेंगे जो हमारा था। तो संवैधानिक उपचार के अधिकार की बात करेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय, ये दोनों ही मौलिक अधिकारों को लागू करने के मामले में जो दिशा निर्देश देते हैं, जो आदेश देते हैं,
जिसे हम रिट कहते हैं वो जारी करते हैं। अब जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट होता है कि पुलिस ने किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो उसे जो है न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना होता है। परमादेश, फिर प्रतिषेध आदेश, ठीक है, उत्प्रेक्षण लेख और अधिकार परीक्षा लेख, इस तरीके से ये बहुत सारे रिट होते हैं जो कि जारी किए जाते हैं। ओके बच्चों, आगे समझ। चलिए सेम इसको इंग्लिश में देख लेंगे कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और इसके तहत हॉबियस कर्पस, राइट टू मैंडेमस, राइट टू प्रोहिबिशन, राइट टू ये वाला हो गया, और ये कि को वॉलंटियर्स कहते हैं। ओके चलो और क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाएंगे बच्चों। देखो 1930 तक आते आते जर्मनी में नासीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी थी बच्चों? जो इसके कई रीजन थे। एक तो था कि वर्षा की जो संधि थी, इसकी वजह से जो जर्मनी के लोग थे वो बहुत ज़्यादा दुखी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे थे। इसीलिए हिटलर को इन्होंने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा प्राप्त करवाने के रूप में देखा। आर्थिक संकट 1929 से 33 के बीच में जर्मनी में जो आर्थिक संकट आया उसने बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कतें पैदा कर दी। और फिर जो नाजीवाद आंदोलन हुआ, मतलब मुद्रास्फीति जब हुई तो नाजीवाद एक आंदोलन बन गया और यहीं से नाजी प्रोपेगेंडा बेहतर भविष्य की आशा इन्होंने जगाई। राजनीतिक उथल पुथल, यानी कि जर्मनी में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच मतभेद थे जिससे कि सरकार कमजोर हो गई। इसका फायदा नाजियों ने उठाया और सत्ता प्राप्त कर ली। लोकतंत्र में विश्वास की कमी हुई, ठीक है, जर्मनी में लोकतंत्र संस्थाओं में विश्वास ही नहीं था और वे हिटलर को अपने सपने साकार करने की क्षमता रखने वाले नेता के रूप में देख रहे थे। वाइमर गणराज्य की विफलता यहाँ पे सामने आ जाती है, ठीक है। वाइमर गणराज्य के तहत में महंगाई बढ़ी थी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, असंतोष बहुत ज़्यादा था, विश्वास जनता का टूट चुका था और हिटलर को समर्थन मिलने लगा था, है ना। ये रीज़न है इसके। हिटलर का व्यक्तित्व मैन आ जाता है। हिटलर एक प्रभावशाली वक्ता, संगठक, कार्यकुशल नेता। वह अपने जोश भरे भाषणों से जनता को आकर्षित कर लेता था। उसने शक्तिशाली राष्ट्र बनाने, वर्साय की संधि, अन्याय को बदला लेने, जर्मनी को कोई जो प्रतिष्ठा है वो पुनः प्राप्त करवाने का वादा किया। इस तरीके से आपका ये है बच्चों, ठीक है। फिर अक्टूबर क्रांति वगैरह के बारे में वैसे तो आपको समझा चुका हूँ, एक बार आप चाहो तो पढ़ लेना। अक्टूबर क्रांति क्या थी, कैसे शुरू हुई, इसकी क्रांति के बाद में क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा हाँ, ये हिटलर वाला देख लो एक बार कि द फॉलोइंग आर द रीजन ऑफ नाजिम गेनिंग पॉपुलैरिटी इन जर्मनी इन 1930। तो द ट्रीटी ऑफ, ये वाली आ जाएगी बात। इकोनॉमिक क्राइसिस की बात आ जाएगी। पॉलिटिकल जो चीज़ें चल रही थी वहाँ पे, लैक ऑफ फेथ डेमोक्रेसी एंड हिटलर का जो पर्सनैलिटी थी वो आ जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से। अब यह है बच्चों कि वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों पर उदाहरण सहित विस्तार से समझाइए। तो बच्चों वैश्विक निर्धनता की जो प्रवृत्तियां हैं इसके बारे में बहुत अच्छे से मैंने आपको सैंपल पेपर में समझाया हुआ है। अगर आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं कि किस किस देश में कब कब निर्धनता कम हुई और उसके रीज़न क्या क्या थे। सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। जैसे विकासशील देशों की बात कर लीजिए, चाइना और दक्षिण पूर्वी एशिया की बात कर लीजिए, दक्षिण एशिया के देशों की बात कर लें, लैटिन अमेरिका की बात आ जाएगी, विश्व विकास रिपोर्ट, ठीक है ना, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है उसकी बात आ जाएगी, और ये रूस की आ जाएगी, इस तरीके से, है ना। तो कहाँ पे कैसे कैसे गरीबी कम हुई, ये चीज़ें थी। फिर मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में भी, तो ये भी आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है बच्चों, है ना। चलो एक बार दिखा देता हूँ फिर भी। देखो शिक्षा का मानव पूंजी निर्माण में योगदान, तो एक तो है आय निर्धारण का मुख्य कारक है ये। उच्च प्रतिफल मिलते हैं। अभी हम जितना पैसा शिक्षा में लगाएंगे आगे चल के उसका उतना ही रिटर्न मिलेगा, उससे भी अच्छा। शिक्षा कम है तो हर एक बच्चे के लिए होता है। अगर आप शिक्षित हैं तो आप अपने आने वाले बच्चों को भी शिक्षित बनाएंगे। आर्थिक अवसरों का उपयोग होता है क्योंकि भाई ये हमें बहुत सारे अवसर प्रोवाइड करवाता है ना। उत्पादकता और विकास हो गई, सर्वांगीण विकास करता है एक तरीके से ये हमारा, जिससे कि देश का विकास होता है, हमारा सांस्कृतिक विकास होता है, और भी बहुत सारे हैं, है ना। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में, डिस्कस द ट्रेंड्स ऑफ ग्लोबल पॉवर्टी इन डिटेल, तो ये हैं आपके, इजीली पढ़ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। एंड उसके बाद में कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो कैसे कंट्रीब्यूट करता है ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन में, ये सारे पॉइंट हैं, यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में कि हिमालय की जो नदियाँ, इनकी 5 कोई विशेषताएं लिखी है। तो हिमालय की नदियों की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लाइक ये 12 होती हैं, साल भर पानी रहता है। इन नदियों में पानी वर्षा के साथ में तो रहता ही है, साथ ही हिमालय की जो ऊंची चोटियाँ हैं वहाँ से हिम होता है, बर्फ़ होती है, तो उसके पिघलने से भी पानी बना रहता है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियाँ इसके उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गौर यानी की गहरी खाइयाँ बनाई हैं। ये नदियाँ लंबा रास्ता तय करती हैं
और इस दौरान ऊपरी भागों में तेजी से अपरदन होता है। मध्य और निचले भाग में ये नदियां विसर्प, गोखो झील और बाढ़ वाले मैदानों में निछिपड़ आकृतियां बनाती हैं। तो इस तरीके से आपके ये सारे पॉइंट हैं जो कि मे भी आपको समझ में आ गए होंगे। ये नदियां बड़े डेल्टा भी बनाती हैं। प्रमुख नदियां जैसे सिंधु नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, इस तरीके से हैं। ओके, क्लियर है सारी बातें? जी सर क्लियर है, वेरी गुड। अब ये तो खैर ठीक है, ये देख लो एक बार कि राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी घाट, यहाँ पे जो वृष्टि छाया क्षेत्र है ये सूखा क्यों होता है? तो राजस्थान क्यों सूखा रहता है, गुजरात का पश्चिमी भाग और पश्चिमी घाट क्यों सूखा रहता है, यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली मैंने आपको बहुत सारे सैंपल पेपर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहाँ पे समझा दिए हैं। और कुछ छोटे छोटे अगर क्वेश्चन आपको देखने हैं, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है तो आप वो भी देख सकते हैं। जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति के किन तबकों को क्रांति का ज़्यादा फायदा मिला, कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे, और क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूह को निराशा हुई थी। तो लाभ प्राप्त करने वाले कौन से समूह थे बच्चों? मध्यम वर्ग के, किसान वर्ग के, मजदूर वर्ग के और दस्तकार वर्ग को लाभ हुआ था। सत्ता छोड़ने पे कौन मजबूर हुए थे? जमींदार वर्ग, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग। निराशा का सामना करने वाले समूह वही जिनको सत्ता छोड़नी पड़ी थी, है ना, ये चीजें थी। ठीक है, सेम इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे पूछा गया कि उन राज्यों को उदाहरण दीजिए जहाँ पे निर्धनता में गिरावट आई है। तो देख लो पंजाब, हरियाणा, ठीक है, यहाँ पे उच्च कृषि की वृद्धि हुई है इस वजह से। केरल में मानव संसाधनों पे ज़्यादा ध्यान दिया गया इसीलिए गरीबी कम हुई है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार लागू किए गए इसलिए गरीबी कम हुई है ना। तो इस तरीके से आपका ये पॉइंट है। और बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों, वैसे दिखाना चाहूँ तो कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाएंगे दिखाने में, ठीक है, याद करने की तो बात ही अलग है। फिर भी यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ एक आधे क्वेश्चन और दिखा दूँ, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारा, समाज पर शिक्षा के महत्व का विश्लेषण कीजिए। तो बच्चों समाज पे शिक्षा का बहुत ही अच्छा महत्व होता है। इससे ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है, नए नए अवसर मिलते हैं, आय में वृद्धि होती है, नई आकांक्षाएं प्राप्त होती हैं, देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, देश का सांस्कृतिक विकास होता है, प्रशासन की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी आती है और हमारे जीवन में भी सुधार आता है ना। तो एक बार सारे बच्चे मुझे जल्दी से बताओ कि क्या आपको इसका पार्ट 2 चाहिए। अगर पार्ट 2 चाहिए तो कैसे कमेंट करना है? जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था, क्या करना है, आपको लिखना है SST, ठीक है, SST पार्ट 2, ठीक है, SST पार्ट 2 नीडेड, ठीक है, और इस तरीके से कमेंट करना है जल्दी से जल्दी, ठीक है। ये कमेंट करना है आपको, जितनी जल्दी कमेंट करेंगे और जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी आपके लिए मैं पार्ट 2 का भी सेशन लेके आऊँगा एक, जिसमें हम कम से भी कम और ज़्यादा कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है, कम से कम। और भी हम 20 से लेके 25 क्वेश्चन समझेंगे जो 2 नंबर में और 3 नंबर में आते हैं, और साथ ही 5 नंबर के कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी समझ लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करो, ठीक है, जिसको भी पार्ट 2 चाहिए जल्दी से जल्दी कमेंट करो। और देखना चाहता हूं कि कौन से बच्चे हैं जिनको पार्ट 2 ज़्यादा चाहिए अभी, ठीक है। बाकी डेफिनेटली वीडियो तो आएगी ही आएगी, लेकिन कमेंट ज़्यादा होंगे उतनी जल्दी आ जाएगी। और साथ ही लाइक कर दें बच्चों, ठीक है, जिसने इस सेशन को लाइक नहीं किया बच्चों लाइक कर दें जल्दी से जल्दी, ताकि वीडियो और भी बच्चों तक पहुंच सके और हमारा मोटिवेशन भी बढ़ सके, ठीक है। तो बच्चों बस आज के इस लाइव के लिए अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। पार्ट 2 का लाइव यानी कि पार्ट 2 की जो वीडियो है बहुत जल्दी आ जाएगी, उसको भी आप जरूर देख लेना। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए बच्चों, अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दें, और साथ ही साथ आप सभी बच्चे मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है, कि आपको पार्ट 2 चाहिए या नहीं। बाकी आप सभी को SST के एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करना बच्चों। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और अच्छे से एग्ज़ाम करके, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।